इस इंटरेस्टिंग मूवी की शुरुआत में पैरासाइट पार्ट 1 के कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब पुलिस वालों को ये पता चल गया है कि शहर में जो मौतें हो रही थी वो पैरासाइट की वजह से हो रही थी और ये पैरासाइट इंसानों के रूप में शहर में छुपे हुए हैं। पैरासाइट से लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस वाले जेल से एक सीरियल किलर को बाहर निकालते हैं जिसके पास पैरासाइट को पहचानने की स्पेशल सुपर एबिलिटी थी, यानी कि ये पहचान सकता था कि किस आदमी के शरीर में पैरासाइट है। इस आदमी का नाम था उरागामी। पुलिस उसके सामने एक एक करके उन लोगों को लाती है जिसके ऊपर पुलिस को शक था। उरागामी उनको देखकर पुलिस को बताता है कि इनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं है। इसके बाद जब सिंची को उस आदमी के सामने किया जाता है तो उसे देखकर उरागामी एकदम सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे भी एक नॉर्मल इंसान बता देता है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी सिंची के सिर्फ हाथ पर ही कंट्रोल कर पाया था, इसलिए सिंची अभी भी एक इंसान था। इसी वजह से उरागामी उसे पहचान नहीं पाया था। घर वापस आते टाइम मिगी सिंची को बताता है कि उनके आसपास एक और पैरासाइट है। जिसके बाद सिंची उसे ढूंढते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर एक पैरासाइट किसी इंसान को मारकर खा रहा था। वो पैरासाइट सिंची को देखकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सिंची मिगी की हेल्प से उस पैरासाइट को मार डालता है। वो पैरासाइट को इसलिए मार रहा था क्योंकि पार्ट 1 में सिंची ने ये कसम खाई थी कि जो भी पैरासाइट इंसानों को खाते हैं वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार डालेगा। यहाँ पर हम किसी को छुप कर सिंची का पीछा करते हुए देख रहे थे। ये वही रिपोर्टर था जिसे हमने पार्ट 1 में सिंची की तस्वीर लेते हुए देखा था। इसका नाम था शीरो। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद पूरे शहर में पैरासाइट्स का हब बना देता है। वहाँ ये सीक्रेटली अपना एक नेटवर्क चला रहा था जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। यहाँ हम तामिया को भी देखते हैं जिसने अपने नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म दिया था। यहाँ मेयर तामिया से कहता है कि सिंची बाकी पैरासाइट्स को मार रहा है, उसे ऐसा करने से रोकना होगा, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सिंची और मिगी दोनों एक दूसरे से बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान के शरीर में अपने दिमाग के साथ साथ पैरासाइट की शक्तियां भी आ गई थी। इसलिए वो सिंची को ऑब्जर्व करना चाहती थी और ये चीजें ऑब्जर्व करना पैरासाइट के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तामिया ये बात जानती थी कि अगर कोई भी पैरासाइट सिंची के आसपास गया तो मिगी की सेंस से सिंची को पता चल जाएगा कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसलिए उसने शीरो नाम के उस रिपोर्टर को सिंची के ऊपर नजर रखने को कहा था। हालांकि शीरो को ये मालूम नहीं था कि वो एक पैरासाइट के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो तो तामिया को एक नॉर्मल इंसान समझता था। एक दिन शीरो तामिया से कहता है कि उन्हें ये बात सबको बता देनी चाहिए कि सिंची एक मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ पर तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारी जान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। एक दिन स्कूल से घर आते टाइम सिंची को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वो शीरो को पकड़ लेता है। यहाँ सिंची शीरो को अपनी पूरी कहानी बताता है। शीरो कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देना चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन सिंची को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस वाले ने ही मारा था। यहाँ बातों ही बातों में सिंची को ये पता चल जाता है कि शीरो को तामिया ने ही जासूसी करने को कहा था। इसके बाद सिंची तामिया से मिलने जाता है और तामिया से कहता है कि उसे इन सब मामलों में इंसानों को शामिल नहीं करना चाहिए। तामिया भी उससे कहती है कि तुम भी अपने बदले के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद कर दो। ये पैरासाइट अभी अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, बाद में मैं इन पैरासाइट को ट्रेन करके दूसरी चीजें खाना सिखा दूंगी और फिर वो इंसानों को खाना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंची ने तामिया की बात को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और वो ये प्रूफ ले जाकर शीरो को दे देता है और कहता है कि तामिया पैरासाइट की लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बना कर रहो। जैसे ही तुम उसका काम पूरा कर दोगे वो तुम्हें मार डालेगी, इसलिए ये शहर छोड़कर तुम किसी और जगह पर चले जाओ। लेकिन शीरो तामिया को पसंद करने लगा था और उसके लिए इन सब बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि तामिया एक पैरासाइट है। सिंची के मना करने के बावजूद शीरो अगले दिन मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में चला जाता है और इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है। शीरो इन सबको एक्सपोज ना कर दे इसलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है। वो पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पर जाता है। उस समय शीरो घर पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी थी। वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार डालता है। दूसरी तरफ सिंची को मिगी के जरिए पता चलता है कि 5 पैरासाइट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये था कि एक ही होस्ट में यानी कि सिर्फ एक ही इंसान में 5 पैरासाइट मौजूद थे, यानी कि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था और इन सभी पैरासाइट को एक मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर था इसलिए मिगी सिंची को भागने को कहता है और यहाँ पर ये दोनों अपनी स्पीड और अपने कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट का सर धड़ से अलग कर देते हैं
और जैसा कि हमने देखा था कि अगर होस्ट को यानी कि जिस इंसान के शरीर में पैरासाइट है उस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए तो पैरासाइट मर जाते थे, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ अलग और एक दूसरा पैरासाइट उस आदमी के हेड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और मिकी को अपने राइट हैंड में बुला लेता है। और जिस पैरासाइट ने उस आदमी के हेड पर कंट्रोल किया था उसका नाम था गोटो। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 की एंडिंग में हमने एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखा था जिसका नाम था गोटो, और ये वही पैरासाइट था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। इसके बाद हम तामिया को देखते हैं जो मेयर को डांट रही होती है क्योंकि उसके बार बार मना करने के बाद भी मेयर सिंची और शीरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेयर कहता है कि उन्हें उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटाना होगा। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि तामिया अब इंसानों की साइड ज्यादा लेने लगी थी क्योंकि माँ बनने के बाद उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस बढ़ गए थे और वो अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन बाकी पैरासाइट थोड़ी ना बदले थे। इसलिए ये बात मेयर को पसंद नहीं आती और वो अपने खास 3 पैरासाइट को तामिया को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तामिया इन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो अकेले ही इन 3 पैरासाइट्स को मार डालती है। इसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो घर पर उसका बच्चा नहीं दिखाई देता क्योंकि किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिससे तामिया को ये पता चलता है कि ये काम शीरो ने किया है और वो उसे पार्क में मिलने को बुलाता है। तामिया सिंची के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ पर शीरो उसके बच्चे को मारकर अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। सिंची शीरो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है, तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन शीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को शीरो की फाइल से पता चलता है कि मेयर ने ही पैरासाइट को सिटी हॉल में छुपा कर रखा है, इसलिए पुलिस वहां पर अपनी स्पेशल फोर्स को उनको खत्म करने के लिए भेजती है। वहां पर पहुंचकर पुलिस एक एक करके वहां के एम्प्लॉइज को बाहर निकालती है और उन लोगों में छुपे हुए पैरासाइट को आइडेंटिफाई करके जिन लोगों के अंदर पैरासाइट थे उन्हें शूट करके मार डालती है। वो लोग अपने साथ उरुगामी को भी लेकर आए थे ताकि वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसकर पैरासाइट को पहचान कर उन्हें मार सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद आखिरकार स्पेशल फोर्स मेयर के पास पहुंचती है जहां पर मेयर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम मॉन्स्टर को मारने आए हो, लेकिन असलियत तो ये है कि इंसान ही असली मॉन्स्टर है जो हमेशा से ही अपनी प्रजाति के विकास के लिए दूसरी प्रजाति का बलिदान देता आ रहा है। प्रदूषण फैलाकर, पेड़ काटकर, जानवरों को मारकर इंसान इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहा है और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। यहाँ पर स्पेशल फोर्स की टीम उसे भी शूट कर डालती है। मेयर की बात सही थी या नहीं आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद स्पेशल फोर्स को पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान था जो इंसानों के विरुद्ध जाकर पैरासाइट को सरवाइव कराने के लिए उनका साथ दे रहा था। ये सब देखकर उरुगामी हंसने लगता है क्योंकि उन लोगों ने एक पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिया था, लेकिन जल्द ही उसकी ये हंसी डर में बदल जाती है क्योंकि उन लोगों के पास अब गोटो आ गया था जो कि काफी गुस्से में लग रहा था और वो काफी खूंखार और ताकतवर तो था ही क्योंकि उसके अंदर 5 पैरासाइट्स जो थे। स्पेशल फोर्स उसके ऊपर गोलियां चलाती है लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ शीरो उनकी बात नहीं मानता और बच्चे को फेंकने जाता है। तभी तामिया अपने असली रूप में आकर उसे मार डालती है और मॉन्स्टर बनकर वो अपने बच्चे को बचा भी लेती है, लेकिन यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि तामिया एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर मौजूद पुलिस उसके ऊपर गन तान देती है। यहाँ पर तामिया समझ जाती है कि अब उसका अंत आ गया है और वो अपने बच्चे को सिंची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस उसे यहाँ पर वार्निंग देती है और उसे आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन तामिया उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है। यहाँ पर तामिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। वो सिंची से कहती है कि माँ बनने के बाद मुझे पता चला कि असलियत में इंसान बनना क्या होता है। इंसानियत का मतलब है खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना। ये कहकर वो अपने बच्चे को सिंची को सौंप देती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तामिया को मरा हुआ देखकर सिंची को अपनी माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। वो सतोमी से कहता है कि बहुत दिनों बाद उसे रोना आ रहा है और वापस से उसके अंदर पहले जैसे इमोशंस आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस सिंची को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सिंची भी पुलिस वालों के साथ सिटी हॉल पहुंचता है और वहां उन्हें पता चलता है कि ये काम गोटो ने किया है। गोटो सिंची को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सिंची यहाँ पर एक कार की मदद से वहां से भाग जाता है। यहाँ पर गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। किसी तरह सिंची एक्सीडेंट से तो बच जाता है, लेकिन गोटो से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है। यहाँ पर मिगी उससे कहता है कि जब तक वो उसके शरीर में है गोटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। अगर किसी तरह वो दोनों अलग हो जाएं तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जब गोटो वहां पर पहुंचता है तो मिगी और सिंची दोनों मिलकर दोबारा से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोटो उनके हर वार से बच जाता है। अब मिगी सिंची के शरीर से अलग होकर अकेले ही गोटो से लड़ने लगता है और सिंची को वहां से भाग जाने को कहता है। सिंची को बचाने के लिए मिगी लड़ते लड़ते खुद अपनी जान गंवा देता है। मिगी की मौत पर सिंची एकदम से टूट जाता है और भागकर सतोमी के पास जाता है।
जहाँ सतोमी उसे संभालती है। अगली सुबह सिंची को पता चलता है कि मिगी का कुछ हिस्सा अभी भी उसके शरीर में है और वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी ने अपने सेल्स से उसके हार्ट को ठीक किया था, जिसकी वजह से सिंची का शरीर इन्फेक्टेड हो गया था। उसके शरीर में अभी भी मिगी के सेल्स मौजूद थे। अब क्योंकि मिगी उसके शरीर में था तो गोटो उसे ढूंढ सकता था, इसलिए सिंची सतोमी से दूर चला जाता है ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। वो गोटो को अपने पीछे लगाकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले आता है जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता था। वहां पहुंचकर दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है। लड़ाई के बीच में ही अचानक से सिंची उसके पेट में एक रोड घुसा देता है, लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता। वो सिंची से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें मारकर पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट ही इस धरती पर रहेंगे। फिर वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, मगर जब भी ऐन मौके पर मिगी सिंची के हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद एकदम से गोटो दर्द में तड़पने लगता है। मिगी सिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इस पर हमला किया है वो रेडियो एक्टिव रोड थी, जिसकी वजह से बाकी पैरासाइट उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गोटो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन बाकी पैरासाइट उसके शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं और सिर्फ गोटो का ही पार्ट बचता है, जो फिर से ग्रो होने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिंची उसे मारने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सतोमी को देखने के बाद उसे यह एहसास होता है कि अगर उसने अभी गोटो को छोड़ दिया तो बाद में वो फिर से सबके लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए वो उसे उठाकर आग में फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिगी सिंची से कहता है कि अब जब सारे पैरासाइट मर गए हैं तो उसे हाइबरनेशन पीरियड में चले जाना चाहिए, यानी कि मिगी अब हमेशा के लिए सिंची से दूर होने को कहता है। ये बात सुनकर सिंची एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि वो मिगी को खुद के शरीर से अलग नहीं करना चाहता था। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मगर मिगी इतना कहकर उसके हाथ से गायब हो जाता है, इसलिए सिंची एकदम सैड हो जाता है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंची सतोमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा था। एक दिन ये दोनों तामिया के बच्चे से भी मिलने जाते हैं। अब क्योंकि मिगी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया था, इसलिए सिंची पहले जैसा इमोशनल इंसान बन गया था। तभी यहाँ पर वो सीरियल किलर उरुगामी सतोमी को उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले आता है और सिंची से सवाल पूछता है कि क्या तुम इंसानों को एक असली मॉन्स्टर मानते हो जो सबसे छल करते हैं, सबको मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर सतोमी उससे कहती है कि तुम जैसे लोग ही मॉन्स्टर हैं, मुझे तुम पर तरस आता है। इस बात से उरुगामी को गुस्सा आता है और वो सतोमी को छत से नीचे फेंक देता है। यहाँ पर सिंची उसे बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसे बचाने में मिगी ने उसकी हेल्प करी थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड सीन में हमें ये पता चलता है कि मिगी अभी भी सिंची की हेल्प करता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन मजेदार वीडियो में से कोई भी वीडियो देखो।